पिछले डिस्कशन में हमने बात की कि वेव की इक्वेशन कुछ इस तरह होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड टी। ये वेव की इक्वेशन है। ये वेव प्रोपेगेटिंग विथ वेलोसिटी v, माइनस है तो प्लस डायरेक्शन में, प्लस है तो माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका डबल पहला डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, ये f डैश x प्लस माइनस वी टी इंटू वी। इसका दूसरा डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, जो कि पार्टिकल एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये प्लस माइनस एक बार और v आएगा तो v स्क्वायर। ये सिमिलरली मैं डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करता, पहले सिंगल डेरिवेटिव करता हूं, तो ये x का कोएफिशिएंट 1 है तो इंटू 1, डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में f डबल डैश x, ये बना। और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो d2y बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर पार्शियल, ये बना। एंड दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव, प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक, और कांस्टेंट स्पीड कितनी v, और डबल डेरिवेटिव d2y बाय dt स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड पार्टिकल एक्सीलरेशन। तो पार्टिकल एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ स्लोप, dy बाय dx का डेरिवेटिव। तो पार्टिकल एक्सीलरेशन स्लोप के डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है v स्क्वायर। ये हर वेव के लिए ट्रू है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, साउंड वेव की बात करें, ट्रांसवर्स वेव की बात करें, इवन थर्मल वेव्स की बात करें। ठीक है, हालांकि हम इसके डेप्थ में जाएंगे नहीं, बस ये नाम याद रखिए कि इसका डबल डेरिवेटिव इसके प्रोपोर्शनल है, टी के रिस्पेक्ट में, यहां एक्स के रिस्पेक्ट में। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट v स्क्वायर है, वो डायमेंशन से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायमेंशनली d2y कट गए, dx स्क्वायर और dt स्क्वायर, v स्क्वायर की डायमेंशन है। तो ये हमारा वेव, किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये हमारी एक तरह से कार्टेशियन टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहला पार्ट हो चुका है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला है इक्वेशन ऑफ वेव, दूसरा स्पीड ऑफ वेव, तीसरा पावर ट्रांसमिटेड, और चौथा सुपरपोजिशन, पांचवा रिफ्लेक्शन। ये 5 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं वेव्स के लिए। इक्वेशन की हम बात कर चुके हैं कि इक्वेशन या तो आप इस तरह लिखिए, या वही डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन। स्पीड वैसे अंडर रूट टी बाय म्यू निकाल चुके हैं हम। ठीक है, फिर भी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन थ्रेड या स्ट्रिंग में हम ये ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालना चाह रहे हैं। तो ये हमारे डिस्टर्बेंस है, ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल अपनी जगह है, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेट्रा, और ये डिस्टर्बेंस आगे जा रहे हैं। अब हम इसी को समझने के लिए क्या करते हैं, एक किसी पर्सन में के फ्रेम में जिसकी वेलोसिटी खुद भी हो। ध्यान दीजिएगा, अगर पर्सन की वेलोसिटी खुद है v, ऑब्वियसली v कांस्टेंट है, यहां भी v कांस्टेंट है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन शेप बदल नहीं जाएगा, शेप तो यही रहेगा, लेकिन वो जो पार्टिकल जो अपनी जगह फिक्स थे वो पीछे जाने लगेंगे। ऊपर नीचे तो हो ही रहे हैं, पीछे भी जाएंगे। तो ये ऐसा लगेगा कि मानो पार्टिकल ऐसे जा रहे हो, मतलब वेव का शेप यही है और पार्टिकल ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, पार्टिकल अपनी जगह ऊपर नीचे हो रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ये रस्सी आगे जा रही है, मतलब इसको ऐसा लगेगा
कि ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ खास कर नहीं सकते। पहले ये समझने की कोशिश करिए, नीचे मैंने बना दिया एक ग्राउंड। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको फील कराने के लिए ग्राउंड बाद की बात है। पहले ये समझिए, मान लीजिए पर्सन मैक्सिमा पे होता, मान लीजिए ये पर्सन मैक्सिमा पे होता, तो पर्सन आगे जा रहा है, वेव भी आगे जा रहा है, तो पर्सन के साथ वेव एज इट इज आगे जाएगी, हमेशा इसकी मुंडी पे ही मैक्सिमा दिखेगा। इमेजिन करिए, अगर पर्सन यहां है, इसका मैक्सिमा यहां है, और वेव के साथ पर्सन आगे चला गया, तो पर्सन को ये वेव स्टॉप्ड दिखेगी, पर्सन को लगेगा ही नहीं कि ये वेव मूव कर रही है, क्योंकि इसको हमेशा अपने सिर पे मैक्सिमा आ जाएगा। मतलब इसको दिखेगा कि ये वाला चीज तो फिक्स हो गई, ठीक है। मतलब पर्सन जहां था, पर्सन रुक गया, वेव भी रुक गई। वेव रुक गई लेकिन रस्सी नहीं रुकी, जो रोप है उसको वो रोप पीछे जाते हुए दिखेगी। तो समझिए कि ये अगर हमारी रोप होती, तो ये रोप इसको पीछे जाते हुए दिखेगी। मतलब ऐसा लगेगा कि ग्राउंड का शेप हमारा साइनसोइडल है और रस्सी उस पर ऐसी चिपकी और आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, लाइक ए स्नेक। तो ये इसको डिस्टरबेंस ऐसे दिखेंगे। मतलब एक्चुअली इसको डिस्टरबेंस नहीं दिख रहा है, इसको रस्सी का शेप ऐसा दिख रहा है और पीछे जाते हुए भी दिख रही है। और अब अगर यहां देखें तो किसी एक पार्ट पे, जैसे हम इस पार्ट की बात करें, ये छोटा सा रस्सी का सेगमेंट ले लें, तो ये स्पीड v से जा रहा है, और अगर आप यहां से देखें तो यहां ये रस्सी सर्कुलर मोशन टाइप में कर रही है, ये डीएम मास, कि डीएम मास कर्व में घूम रहा है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा, यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, और अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R है इस पॉइंट पे, इसकी स्पीड v है, ये d थीटा बाय 2, d थीटा बाय 2, ये यहां इसने d थीटा बाय 2, d थीटा बाय 2, तो यहां पे 2t साइन d थीटा बाय 2, ये दोनों टेंशन का रिजल्टेंट, इज इक्वल टू dm v स्क्वायर बाय रेडियस। ये आता कि यही इसको सेंट्रीपिटल दे रहा है, क्योंकि असली में नॉर्मल रिएक्शन तो है नहीं, असली में थोड़ी ना ग्राउंड है। तो इसको कर्व में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए, वो एक्सीलरेशन देने वाला कौन है, ठीक है, टेंशन के ये वाले कंपोनेंट, ये बना। और dm की वैल्यू, ये लेंथ आर डी थीटा है, तो म्यू इंटू आर डी थीटा, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो dm को म्यू टाइम्स आर डी थीटा, v स्क्वायर बाय आर, ये 2t साइन डी थीटा बाय 2, थीटा अगर स्मॉल है मतलब थीटा स्मॉल है, मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल एम्पलीट्यूड। हम किस में बात कर रहे हैं, जैसे गिटार की जो रस्सी है उसको जब आप प्लग करते हो, वो जिस एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट करती है कि नेकेड आई से समझ में भी नहीं आता कि वो एम्पलीट्यूड कितना है, फ्यू मिलीमीटर होता होगा, तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं। जो हमने स्लिंकी के लिए किया था वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड अच्छा खासा दिख रहा था, तो हम स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए बात कर रहे हैं। और स्मॉल एम्पलीट्यूड मींस वेव ऐसी कुछ दिखेगी, ऐसी कुछ दिखेगी, मतलब ये थीटा काफी छोटे होंगे, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। और देखिए ये सब कट गया, तो v की वैल्यू आ गई √t/μ। खास बात, हमने इस चीज का यूज ही नहीं किया कि ये साइन वेव है, क्यों, रेडियस कट चुकी है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि इसका कर्वेचर क्या था, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी का भी रोल कहीं नहीं आया, तो ये जो आंसर आया फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड है, स्मॉल a, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी, एनी शेप, एनी वेवफॉर्म, वेवफॉर्म मतलब शेप है, तो किसी भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी वेवफॉर्म के लिए बस एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, हर ट्रांसवर्स वेव इस स्ट्रिंग में इतनी स्पीड से जाएगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि स्पीड जो किस किस का फंक्शन मिला, टी और म्यू। टी क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी, म्यू क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उम्मीद है ये स्पीड का
डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि स्पीड ऑफ वेव कैसे निकाली। खास बात यह सोचना थी कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में रस्सी पीछे जाते हुए दिखेगी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो ये एक रस्सी है, रोप या रॉड जो भी माने, इसकी डेंसिटी 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी लीनियर डेंसिटी नहीं दे रहा हूं, वॉल्यूम डेंसिटी है। इसका यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें स्ट्रेन 0.01%, ये स्ट्रेन है। अब आपको निकालना है इफ disturbances of amplitude A is equal to 0.1 mm are generated at left end, say x equal to 0. Find equation of wave. ये था क्वेश्चन। अब देखिएगा, एक हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग को टाइट बांध दिया, उसमें स्ट्रेन एक क्रिएट करी, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, डेंसिटी है। अब जरा देखिए, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन अगर दोनों दिए हैं, इसका मतलब कि हमें इलास्टिसिटी के क्वेश्चन से सॉल्व करना है। ठीक है, और स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस में क्या रिलेशन है? स्ट्रेस इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन। फोर्स इक्वल टू जैसे kx होता है, उसी से x क्या था? एक्सटेंशन। k था फोर्स कांस्टेंट, ये था फोर्स। फोर्स की जगह आ गया स्ट्रेस, एक्सटेंशन की जगह आ गया, स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्सटेंशन की जगह एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, ये स्ट्रेन, ये y, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नहीं पढ़ा हो तो आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं। तो स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, y इंटू एक्सटेंशन, तो स्ट्रेन। तो फोर्स या टेंशन, फोर्स ही तो टेंशन है जो इसके अंदर डेवलप हुई होगी, y इंटू ए इंटू स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 × 10⁻10। एरिया कितना है? नहीं पता, घबराइए मत, हो सकता है कट जाए। स्ट्रेन कितना है? 0.01/100। ये टेंशन है, लेकिन हम टेंशन पर यूनिट लेंथ में इंटरेस्टेड थे, तो हमें म्यू चाहिए, और म्यू सिंपली रो इंटू एरिया है। कैसे? dm है रो dv, रो a dx, dm। तो dm/dx कितना है? रो इंटू एरिया। तो म्यू की वैल्यू रो इंटू एरिया है, तो t/म्यू की वैल्यू दिस 2 × 10⁻10 इंटू एरिया 0.01/100 अपॉन डेंसिटी 20 ग्राम 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब 10⁻6 इंटू एरिया। हर चीज ऐसा यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखते हैं कुछ कट रहा है, एरिया तो कट ही गया, 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू 10⁻3 यहां आई, 10⁻3, 10⁻5, 10⁻7, तो 2 से 2 कटा, 10⁻9 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻3, टेन पे -4, 10⁻9, 10⁻3, 10⁻3, ये √T/μ की वैल्यू। एक बार और चेक कर लूं, 10⁻10, 10⁻4, 10⁻6, 10⁻3, 10⁻3/0, एक कुछ कम क्यों है? ये
अब सही। ये टी बाय म्यू की वैल्यू 10 स्क्वायर आ गई, तो अंडर रूट टी बाय म्यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी स्पीड निकल के आ गई, अंडर रूट 10 टी बाय म्यू 10 मीटर पर सेकेंड। तरीका क्या है, पहले हमने स्ट्रेस निकाली, स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो टेंशन पर यूनिट एरिया, एरिया मल्टीप्लाई किया, y इंटू एरिया इंटू स्ट्रेन, ये फोर्स आया, म्यू मास पर यूनिट लेंथ चाहिए था, तो हमने डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया एरिया कट गया, ये आंसर आया। ये तो हमारा एक छोटा सा पार्ट सॉल्व हुआ, ठीक है। और अगर टॉपिक पढ़ रखा है इलास्टिसिटी तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस डिस्कशन में। तो स्पीड हमें मिल चुकी है, एम्पलीट्यूड हमें मिल चुका है, कितना है 0.1 mm। फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए मुझे, बिना फ्रीक्वेंसी के हम नहीं निकाल पाएंगे। इक्वेशन ऑफ वेव, तो डिस्टर्बेंस ऑफ एम्पलीट्यूड ए और फ्रीक्वेंसी भी देनी चाहिए, लेट इट बी 20 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। अब डिस्टर्बेंस हमारे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये x इक्वल टू 0 है, तो यहां से किसी भी x पे तो a साइन ओमेगा टी, इसकी इक्वेशन ये SHM है प्लस फाई दिया नहीं है क्वेश्चन में। फाई देने के का तरीका ये हो सकता है, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये फील करने की कोशिश करिएगा कि ये t इक्वल टू 0 पे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मैक्सिमा पे। तो इक्वेशन ऑफ SHM एट x इक्वल टू 0 लिखते तो ये आता a साइन ओमेगा t, चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन है पाई बाय 2। लेकिन ये बाय t है, हमें बाय एक्स टी लिखना है, तो हम क्या लिखते, a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाय सी प्लस पाई बाय 2। a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाय सी ही k है, प्लस पाई बाय 2, वैल्यू लिखते हैं। एम्पलीट्यूड है 0.1, साइन ओमेगा 2 पाई एफ 40 पाई, के 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। और के हम निकालने के लिए तो लैम्डा इंटू एफ इज इक्वल टू सी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, सी कितना है 10, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2, तो के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा मतलब 4 पाई। लेकिन खास बात यह है, आपको यहां मेंशन करना चाहिए x सेंटीमीटर में है, t सेकेंड्स में है और पूरा आंसर मिलीमीटर में, ठीक है। यहां एक्स्ट्रा चीज ये थी कि आप ये फेज तभी बता पाएंगे जब आपको t इक्वल टू 0 पे इस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन पता होगी। तो हमने क्या किया, इस पार्टिकल के SHM की इक्वेशन लिखी, t को t माइनस एक्स बाय सी से रिप्लेस किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, c हम निकाल चुके थे, c की वैल्यू ही 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो आप यहां रिप्लेस कर सकते थे, यहां हमने k निकाला, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी, फ्रीक्वेंसी 20 थी, c 10 आया, लैम्डा 1/2, k 2 पाई बाय लैम्डा 4 पाई, ये हमारा इक्वेशन आ गया। चलो नेक्स्ट डिस्कशन है पावर ट्रांसमिटेड बाय ट्रेवलिंग वेव, और हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। कि पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है, तो ये यहां समझने के लिए आपको बहुत डिटेल में इस चीज को सोचना पड़ेगा। देखिएगा, आखिरकार ये पूरी रस्सी, ये बना इतना रहे हैं, लेकिन है ऐसा कि दरअसल ये ऐसा और ये रस्सी में डिस्टरबेंस ऐसे ही काफी कम, एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, ठीक है। टेंशन टी इस पूरे में थ्रू आउट टेंशन सेम है, हम काफी छोटा मास मान रहे हैं, तो टेंशन थ्रू आउट इसमें सेम है, ठीक है ऐसा फिगर, सहूलियत के लिए हम ऐसा बना ले रहे हैं। अब वेव अगर v से जा रही होती, c लिखता हूं सो दैट कंफ्यूजन कम हो, c से जा रही, अब जरा देखें इस पॉइंट p पे, ठीक है, पावर ट्रांसफर्ड एट पॉइंट p एट दिस इंस्टेंट,
ये लिखते हैं हम। तो अब जरा देखिए ये पार्टिकल कहां जा रहा है, नीचे। सोचो, इसकी वेलोसिटी नीचे है और इस पे टेंशन ऐसे है। अब टेंशन मैंने लेफ्ट बनाई क्योंकि हम पावर ट्रांसफर्ड एट पॉइंट P दिस इंस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि वेव लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो लेफ्ट वाले ने इस पॉइंट पे कितनी पावर दी, तो फोर्स किसका लेंगे, लेफ्ट पार्ट का। तो लेफ्ट पार्ट ने इस पे जो लगाया वो T इधर है, वेलोसिटी इधर है। अब फोर्स और वेलोसिटी में अगर एंगल है तो ये एंगल अगर मैं थीटा लिखूं तो ये पावर ट्रांसफर्ड F डॉट भी लिखते और डॉट प्रोडक्ट लिखते तो T का वर्टिकल कंपोनेंट और T का साइन थीटा इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा T साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्नैपशॉट की। तो इन सब में ये थीटा इतना छोटा है कि T का वर्टिकल कंपोनेंट ही T साइन थीटा है, वही T टेन थीटा है, थीटा स्मॉल है। और टेन थीटा कैन बी रिटन एज T डेल y बाय डेल x एंड वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डेल y बाय डेल t। T का वर्टिकल कंपोनेंट T का डेल y बाय डेल x, T का साइन थीटा वही रफली T टेन थीटा है और टेन थीटा ही डेल y बाय डेल x है, स्लोप इनटू डेल y बाय डेल t। डेल y बाय डेल t क्या है, इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ध्यान देने वाली बात है ये चीजें बदलेंगी क्योंकि कुछ समय बाद ये वेव मान लो ऐसे पहुंचेगी तो फिर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ऊपर, टेंशन हो जाएगी इधर, तो आंसर कुछ और आ जाएगा। इसी कभी अगर इस इंस्टेंट पे पॉइंट P अपने टॉप पे होगा तो टेंशन हो जाएगी इधर और वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो पावर जीरो आएगी। तो ये पावर वेरिएबल निकली। और अगर हम इक्वेशन से देखें तो A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है, तो डेरिवेट करो T डेल y बाय डेल x, तो डेरिवेटिव करते x के रिस्पेक्ट में तो a k x के रिस्पेक्ट में, एक्चुअली a माइनस के आता, ठीक है, लेकिन हमें पता है t और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो हम मैग्नीट्यूड लिख देंगे t a k साइन का कॉस डेल y बाय डेल t a ओमेगा साइन का कॉस प्लस 5, और इसी को मैं अब इधर लिख देता हूं, जगह कम पड़ गई, तो पावर आई a स्क्वायर टी के ओमेगा कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस या ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। और ये होल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट डजंट चेंज साइन, इसका साइन चेंज नहीं होगा। और जरा मैं वेरीफाई करके देखता हूं कि हर जगह इसका साइन पॉजिटिव ही आएगा। इंटरेस्टिंग है, ये आपको समझना जरूरी है। ये सी से जा रहा है, इस पॉइंट पे बात करते हैं, लेफ्ट से राइट की बात कर रहा हूं, सी इस तरफ है तो लेफ्ट पे टेंशन कहां है, इधर। इस पॉइंट पे बात करें तो टेंशन इधर, इस पॉइंट पे बात करें टेंशन इधर, इस पॉइंट पे बात करें टेंशन इधर, ये होती, इस पॉइंट पे बात करें टेंशन इधर। हर पॉइंट पे टेंशन लेफ्ट है क्योंकि हम लेफ्ट पार्ट का फोर्स कर रहे हैं और टेंशन ऑलवेज पुल्स। अब जरा वेलोसिटी देखिए, ये आगे जा रहा है तो ये वेलोसिटी नीचे है, ये आगे जा रहा है वेलोसिटी नीचे, आगे जा रहा है वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे तो जीरो है, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऊपर, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी नीचे, ठीक है। और एक और बना देता हूं इधर, तो टेंशन T इधर, वेलोसिटी ऊपर। हर जगह देखिए T और V के बीच में डॉट प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव है या जीरो है, ठीक है। यहां पे जीरो है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
और एक बात और समझिए, मैक्सिमम किस पॉइंट पे है? मैक्सिमम उस पॉइंट पे होगा जिस पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और स्लोप मैक्सिमम होगा। क्यों? t इंटू स्लोप इंटू वेलोसिटी, और इत्तेफाक से स्लोप और वेलोसिटी दोनों एक साथ मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे होते हैं, दोनों एक साथ ही मैक्सिमम मीन पोजीशन पे होते हैं। तो मीन पोजीशन पे टेंशन लिखते तो टेंशन ये और वेलोसिटी ये, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम है और टी का वर्टिकल कंपोनेंट भी मैक्सिमम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर ये आई। तो कोशिश करिए समझने की कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था पावर ट्रांसफर्ड मैक्सिमम था, एक्सट्रीम पोजीशन पे पावर ट्रांसफर्ड जीरो था, इन बिटवीन पावर ट्रांसफर्ड कुछ ना कुछ पॉजिटिव था। तो कॉस स्क्वायर यही कह रहा है कि पावर जीरो से मैक्सिमम के बीच में चेंज हो रही है, और पावर इतनी तेजी से बदल रही है तो हम यहां एवरेज पावर की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस की जगह हम एवरेज पावर की बात करते हैं, और एवरेज पावर में यही चीज तो बदल रही है। और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या है? 1/2 टी ए स्क्वायर के ओमेगा। तो इन जनरल हम एवरेज पावर की ही बात करेंगे कि ऑन एन एवरेज पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो वो हर पॉइंट पे वेरिएबल है, और टी का वर्टिकल कंपोनेंट डेल वाई बाय डेल टी। तो अच्छे से छाप लो ये, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट था। तो इत्मीनान से फील करिए कि पावर वेरिएबल कैसे है, किस पॉइंट पे पावर मैक्सिमम थी, और एवरेज निकाला तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज लिखा, दैट इज 1/2। ठीक है। तो हमारा डिस्कशन है एवरेज पावर हाफ टी ए स्क्वायर की ओमेगा। हम ये याद नहीं रखने वाले हैं ऐसे। याद हम कैसे रखेंगे? या तो आप ऐसे समझिए कि हम इंस्टेंटेनियस पावर टी का वर्टिकल कंपोनेंट इनटू वेलोसिटी इससे, और इसका एवरेज निकाल लेंगे। लेकिन वैसे हम एवरेज पावर में इंटरेस्टेड हैं, तो एवरेज पावर ध्यान दीजिएगा कैसे सोचेंगे हम। मानो ये डिस्टरबेंस जा रहे थे सी से, तो ये सभी पार्टिकल एसएचएम कर रहे थे एम्पलीट्यूड ए से, तो सभी पार्टिकल के पास एनर्जी थी कुछ ना कुछ। ठीक है, और किसी भी पार्टिकल के पास एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये पार्टिकल की एवरेज एसएचएम की एनर्जी है। तो ये पार्टिकल के पास एनर्जी थी। अभी तक इतने पार्टिकल के पास एनर्जी थी। जो ही वेव आगे जाएगी, नए पार्टिकल होंगे जो एसएचएम करना चालू कर देंगे। तो ये जो मास डीएम मास है, तो एनर्जी ट्रांसफर्ड इन dt टाइम इज इक्वल टू ऑक्सीलेशन एनर्जी ऑफ dm मास। dm मास कौन सा है? एक्स्ट्रा मास, एक्स्ट्रा मास दैट स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग इन दिस टाइम dt। तो dm वो मास है जो dt टाइम में वेव मूव कर गई और ये dm मास ऑक्सीलेट करने लग गया। तो हाफ dm ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एसएचएम की एनर्जी लिखी, ये du है, और dm की वैल्यू म्यू सी dt। सोचिए dt टाइम में वेव कितनी मूव करेगी? सी dt। तो कितना एक्स्ट्रा पार्ट ऑक्सीलेट करने लगेगा? सी dt। और इस हिस्से का मास कितना है? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये du है, तो du बाय dt, और ये एवरेज एनर्जी है, तो एवरेज पावर du बाय dt, और हाफ dt कट गया म्यू सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये लिखा है। और c क्या है? इसकी स्पीड। और ये आप सीधे सोच सकते थे हाफ dm ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये du है, तो du बाय dt dm बाय dt, और dm बाय dt कितना है? dm है म्यू dx, तो dm बाई dt म्यू dx बाई dt c। तो ये कुछ और नहीं, हाफ dm बाई dt ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद रख लेंगे। dm बाई dt क्या है? रेट एट विच एक्स्ट्रा मास इज बीइंग एडेड टू द वेव।
किस रेट से नया मास ऑक्सीलेट करना चालू कर दिया, तो हमने एनर्जी इतने में थी, अब एनर्जी और बढ़ गई, तो इस पार्ट के पास एनर्जी आ गई, तो ऑन एन एवरेज इसकी एनर्जी इतनी है। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल देखिए, एन स्ट्रिंग is vibrating with frequency 125 hertz, having tension and amplitude 2 mm, having tension 640 Newton and mass per unit length as 4 gram per centimeter cube. Fine. Average power transferred. Average energy stored per centimeter in स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कंटिन्यूअस एक वेव ट्रांसफर हो रही है, लगातार ही एक वेव ट्रांसफर हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज है, एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर है, टेंशन दे रखी है, मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, मतलब इससे हमें मिल गया कि स्पीड मिल जाएगी। एवरेज पावर ट्रांसफर्ड यू हैव टू यूज फॉर्मूला, और एवरेज एनर्जी स्टोर्ड यू विल हैव टू यूज कॉमन सेंस, ठीक है। चलो देखते हैं। तो स्पीड सी की वैल्यू अंडर रूट टी बाय म्यू, टी कितना है 640, मास पर यूनिट लेंथ 4 ग्राम 10 पे -3 बाय 10 पे -6, 640 बाय 4 इंटू 10 पे 3, डेटा अच्छा है, तो 10 पे 3 ठीक है चलेगा, तो ये 160 16 बाय 100 0.4, तो स्पीड आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड, ग्राम पर सेंटीमीटर था, सॉरी मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर, ये देखिएगा ग्राम पर सेंटीमीटर था, 4 इंटू 10 पे -1, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो 10 पे -1, तो 6400 बाय 4 1640 40 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। पहला काम हो गया हमारा। एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है 2 mm, फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ 250 पाई पर सेकेंड, ये ओमेगा। अब एवरेज पावर का फॉर्मूला आया था हाफ dm बाई dt म्यू सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ म्यू कितना है एसआई यूनिट में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सी 40, ओमेगा स्क्वायर 250 पाई का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर 2 मिलीमीटर, ठीक है। देखते हैं, ये 10 10 10 कटा 16 बाय 2 8 इंटू 250 को 1000 बाय 8 लिख सकते हैं, 1000 से 1000 कट जाएगा, ये बना पाई स्क्वायर बाय 2 वॉट, पाई स्क्वायर लगभग 10 है, 10 बाय 2 5 वॉट, ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है। चलो पहला पार्ट हो गया, अब हमें दूसरा पार्ट करना है। एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, और एवरेज एनर्जी स्टोर्ड पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मास होगा, तो हमें एनर्जी निकालनी है, तो हाफ इस हिस्से का मास dm, एवरेज एनर्जी ये आ गई।
तो dm का मास है म्यू इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बस। और इस हिस्से का मास कितना है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये dm है तो 4 ग्राम, तो 4 इंटू 10 पे -3 ये वाली वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर 250 पाई का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड 2 इंटू 10 पे -3 का होल स्क्वायर, वंस अगेन 2 से 2 2 इंटू 10 पे -3 इंटू पाई स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर इंटू 4, तो पाई स्क्वायर बाय 8 मिली जूल, ये एनर्जी आ गई। ठीक है, तो एनर्जी इतनी स्टोर्ड है, ऑक्सीलेटिंग एनर्जी है जो 1 सेंटीमीटर में इतनी स्टोर्ड होगी। और ये कैसे निकाला, 1 सेंटीमीटर का मास लिखा, ऑन एन एवरेज सबका एम्पलीट्यूड बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो एसएचएम की एनर्जी लिख दी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस हिस्से का मास कितना है म्यू टाइम्स लेंथ। तो उम्मीद है कॉमन सेंस बना होगा कि सभी पार्ट एसएचएम कर रहे हैं, किसी भी मास की एवरेज एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। तो आपको इस पार्ट की एनर्जी चाहिए, इस पार्ट का मास लिखो, ये लिख दो। पावर चाहिए dm बाई dt, तो dt से डिवाइड करते तो L की जगह C आ जाता। अगला डिस्कशन कि रीस्टोरिंग फोर्स कहां से आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग है कि रीस्टोरिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। याद करिए, अगर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है kx और एनर्जी क्या है हाफ kx स्क्वायर। तो चूंकि स्ट्रिंग में भी हमने देखा हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है साइनसोइडल वेव के लिए, तो उसके पास एक रीस्टोरिंग फोर्स भी होना चाहिए, एक पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो जैसे हम इस dm मास की बात करें, ये dm मास है, ये अगर यहां से y डिस्टेंस पे है, y पे है, तो इसका एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर y होगा, सोचो। और इसकी वेलोसिटी इस पार्ट की, तो ये अपनी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से पार्टिकल y डिस्टेंस पे है, एम्पलीट्यूड a था, तो अगर इसकी वेलोसिटी देखें, अब ये वेव मान लो इस तरफ जा रही होती तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होता, वेलोसिटी आती ओमेगा a मैक्सिमम का 1 माइनस y बाय a का होल स्क्वायर। यही तो एसएचएम की प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी ऊपर आती, एक्सीलरेशन आता ओमेगा स्क्वायर a। ये एसएचएम से हमने लिखा कि ये एसएचएम कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह बना होगा। अब बात ये उठी कि हमें इसका एक्सीलरेशन पता है, वेलोसिटी पता है, तो हमें ये सोचना है कि आखिरकार इसको एक्सीलरेशन देने के लिए फोर्स कौन दे रहा है, और वो समझने के लिए हमें इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ये जूम किया, अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि इस पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इस डीएम मास का, तो डीएम मास पे दो टेंशन है, एक टेंशन इधर है, एक टेंशन इधर है, और दोनों टेंशन की वैल्यू सेम है। लेकिन क्या वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के कटेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट कटेंगे नहीं, क्योंकि कर्वेचर की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये अगर थीटा है, ये कुछ और है, थीटा प्लस डी थीटा ले लूं, ये है, तो यहां पे नेट डाउनवर्ड फोर्स और नेट डाउनवर्ड है, ये कॉमन सेंस से सोचिए, क्योंकि एक्सीलरेशन सेंट्रिपिटल है, कर्वेचर इसका ऐसा है, तो ये टी ज्यादा झुका हुआ है, तो टी का वर्टिकल कंपोनेंट इसके वर्टिकल कंपोनेंट से ज्यादा है, तो टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा प्लस डी थीटा, वंस अगेन हम स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं, तो टी टेन थीटा माइनस टी टेन थीटा प्लस डी थीटा। और अब जरा देखिए, टेन थीटा और टेन थीटा प्लस डी थीटा, ये डेल वाई बाय डेल एक्स है इस पॉइंट का, तो अगर मैं इसको x मानूं, इसको x प्लस डी एक्स मानूं, इस लेंथ को dx लूं, तो ये x का डेरिवेटिव, ये x प्लस dx का डेरिवेटिव, ये लिखा है,
और इसका नेक्स्ट स्टेप ये लिखा है t del 2y बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये कैसे लिखा याद करिए, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स डी एक्स। पॉजिटिव में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस डी एक्स में से f ऑफ x घटाएं, मैं काफी पहले बता चुका हूं, ये एफ डैश एक्स डी एक्स है, डेरिवेटिव से dx को नीचे ले जाओ, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है डेरिवेटिव का। तो dy बाय डी एक्स में से dy बाय डी एक्स इस पे निकाला, तो ये f ऑफ x है, ये f ऑफ x प्लस डी एक्स है, इसका डिफरेंस f डैश एक्स डी एक्स, ऑब्वियसली एक नेगेटिव साइन के साथ, तो इसका f डैश एक्स कितना आएगा, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारा फोर्स है, ये दरअसल रीस्टोरिंग फोर्स है। नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है क्योंकि फोर्स इस तरीके से आ रहा है। तो ये हमारा फोर्स आया जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस पॉइंट की बात करें तो ये टी इधर है, ये टी इधर है, रिजल्टेंट नेट नीचे आएगा, तो हमेशा ही रिजल्टेंट सेंटर की तरफ आएगा, इसका इधर एक्सेट्रा। तो ये तो हमने फोर्स इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है ये रीस्टोरिंग फोर्स ही dm ओमेगा स्क्वायर y के बराबर होता, ठीक है। यही इसको एक्सीलरेशन दे रहा है, तो यही इसका dm इंटू एक्सीलरेशन, ये तो लिख ही सकता हूं, और एक्सीलरेशन को del 2y बाय del t स्क्वायर लिख सकता हूं, और इस dm को मास इंटू एक्सीलरेशन, मास क्या है म्यू dx, एक्सीलरेशन क्या है del 2y बाय del t स्क्वायर। तो म्यू dx मास है किस पार्ट का, इस सेगमेंट का। ध्यान दीजिए थीटा काफी स्मॉल है, तो ये लेंथ dx है, तो ये भी रफली dx ही है, या इसी लेंथ का मास तो ऊपर गया है, यही लेंथ तो ऊपर गई है, तो जो मास ये है वही मास ऊपर है। t नेगेटिव हम डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव हमारा कन्वेंशन है कि हमने किस में से किसको घटाया, ठीक है। dx से dx कटा, और ये क्या इक्वेशन बनी, सबसे ऊपर लिखता हूं, del 2y बाय del t स्क्वायर इज इक्वल टू t बाय म्यू del 2x बाय y बाय del x स्क्वायर। याद करिए यही तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, और यहां v स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। तो इससे ये वेरीफाई हो गया कि स्पीड अंडर रूट टी बाय म्यू ही आएगी। ये पूरा डिस्कशन कंप्लीटली ऑप्शनल था, लेकिन ये आपकी क्यूरियोसिटी के लिए है कि आखिरकार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो इसको अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है, किस वजह से आया। हर जगह पूरे में टेंशन टी थी, लेकिन ये टी कटे नहीं क्योंकि कर्वेचर की वजह से टी का डिफरेंस आ गया। और फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डबल डेरिवेटिव पे, ये इंपॉर्टेंट चीज। और डबल डेरिवेटिव हम जानते हैं, यहां डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम है, यहां डबल डेरिवेटिव 0 है, और सही बात है ये मेन पोजीशन पे है, इसको रीस्टोरिंग फोर्स नहीं चाहिए, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, सबसे बड़ा रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए। तो जहां डबल डेरिवेटिव सबसे बड़ा वहां रीस्टोरिंग फोर्स सबसे ज्यादा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे ये है। तो दिस इज ड्यू टू कर्वेचर, ये कर्वेचर की वजह से ये निकल के आया। और कर्वेचर किसकी प्रॉपर्टी है, कर्व की, कि आपका वेव फॉर्म क्या है, साइन है, तो ये साइनसोइडल फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, ठीक है। और साइनसोइडल फंक्शन की प्रॉपर्टी हमने यूज की है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, और सही बात है तभी तो एसएचएम करता जब ये साइन का ग्राफ होता। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा कि यहां से हमने ये प्रूव किया कि यही रीस्टोरिंग फोर्स दे रहा है, ये एसएचएम की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो हर पार्टिकल अपना एसएचएम कर रहा था, और कंपेयर किया तो इसके कर्वेचर की वजह से टी के वर्टिकल कंपोनेंट कटे नहीं, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट है वही आपको फोर्स दे रहा है। तो ये पजल तो सॉल्व हुई कि आखिरकार ये फोर्स कौन दे रहा है, तो बिकॉज ऑफ कर्वेचर टी का वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि कैंसिल नहीं हुआ।
अब दूसरी पजल सॉल्व करनी है हमें पोटेंशियल एनर्जी कि ये एनर्जी स्टोर कहां हो रही है। तो ये काफी हद तक मैं आपको सिमुलेशन में दिखा चुका हूं, ठीक है। तो फिर अब मैं फिर से सिमुलेशन नहीं दिखा रहा हूं, अब आपको खुद को फील कर लेना कि ये ऐसा था। अगर इसके अंदर ये वेव बनती तो ये वाला पार्टिकल उठ के यहां जाता, ये वाला पार्टिकल उठ के यहां जाता। तो इन दोनों के बीच में जो गैप पहले था वही गैप अब है। तो यहां पे स्ट्रेन नहीं आई क्योंकि एक्सटेंशन नहीं आया। लेकिन जरा देखिए, ये वाला पार्टिकल उठ के यहां जाता, ये वाला पार्टिकल उठ के यहां जाता। तो पहले गैप इतना था, अब गैप इतना बड़ा है। तो इस पॉइंट पे स्ट्रेन मैक्सिमम है, ठीक है। और यहां देखिए, यहां पे गैप थोड़ा सा बढ़ा, इसके मुकाबले ये गैप ज्यादा है। यहां भी थोड़ा बढ़ा, यहां थोड़ा सा बढ़ा, यहां स्ट्रेन। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पे स्ट्रेन मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे स्ट्रेन 0। आप स्ट्रेन को ऐसे भी समझ सकते थे, थोड़ा बिट मैथमेटिकल है, कि ये हमारा dx है, ये अगर थीटा है तो ये लेंथ dx का सेक थीटा है, और स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी हुई, dx सेक थीटा -1 बाय dx। ये सेक थीटा -1 आई, और सेक थीटा -1 इज अप्रोक्सीमेटली थीटा स्क्वायर बाय 2, और थीटा इज टेन थीटा, मतलब डेरिवेटिव। और स्लोप कहां पे मैक्सिमम है, यहां स्लोप 0 है। तो जहां स्लोप 0 है वहां स्ट्रेन 0 है, यहां स्ट्रेन मैक्सिमम है। ये वाला पार्ट ऑप्शनल था, खासकर ये मैथमेटिक्स। आपको बस इतना समझना है कि ये स्ट्रेन जो मॉलिक्यूल्स के बीच की लेंथ बदल रही है, मॉलिक्यूल के बीच की लेंथ यहां सेम है, यहां एक्सटेंड कर गया, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। और चूंकि ये वेव आगे जाती जा रही है, तो कभी ना कभी ये भी अपनी एक्सट्रीम पे आएगा, और ये जब एक्सट्रीम पे आएगा इसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, वो एनर्जी किसी और को मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से एनर्जी का फ्लो पूरी स्ट्रिंग में लगातार हो रहा है। तो मीन पोजीशन पे जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसी पे स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम है। यहां काइनेटिक 0, स्ट्रेन भी 0, ठीक है। तो हर एलिमेंट के पार्ट की एनर्जी बराबर नहीं है, इस पार्ट की एनर्जी मैक्सिमम है, इसकी एनर्जी कम है। इसीलिए तो हमने एनर्जी में एवरेज की बात की थी। सोचिए, इस पॉइंट पे काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम, इस पॉइंट पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल 0, ये t = 0 की स्टेट है। अब वेव अगर इधर जाती तो t = t/4 पे बात करूं, तो t/4 पे ये इतना जा चुका होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम, इस वाले पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक 0, ठीक है। तो देखिए, यहां पे दोनों मैक्सिमम थी, कुछ देर बाद दोनों 0 हो गई, यहां दोनों 0 थी, कुछ देर बाद मैक्सिमम हो गई। मतलब हर पार्ट की एनर्जी, इस पार्ट के पास एनर्जी ज्यादा थी, इसके पास नहीं थी, अब इसके पास ज्यादा है, इसके पास नहीं है। तो ये हर एलिमेंटल पार्ट की एनर्जी अलग अलग है। दैट्स व्हाई वी वर टॉकिंग अबाउट एवरेज एनर्जी, क्योंकि हमेशा इसके पास एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, कभी एनर्जी 0 भी है। तो उनका एवरेज लेने पे वो ½ m²a² आएगा, ठीक है, क्लियर। तो जब ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, अपनी दोनों एनर्जी लूज कर जाएगा, ये लूज करेगा, कोई और गेन करेगा। तो ये वजह है कि मैं एवरेज वर्ड यूज कर रहा था एनर्जी के ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन ट्राई करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 वेव हैं, दोनों वेव राइट जा रही हैं सेम मीडियम में। फिगर इस तरह है कि इसके 3 लूप्स हैं, इसका एक सिंगल लूप है। एम्पलीट्यूड इसका A है, इसका 2 है। यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ पावर, येलो कलर वाले की पावर और इसकी पावर का रेशियो निकालना है सेम मीडियम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में यंग्स मॉडुलस दिया है वायर का, स्ट्रेन दी है 0.1%, एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया।
इसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर मीटर, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्ट्रिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, there are two strings of different cross section, that's why mass per unit length is different। obviously सीरीज में है तो टेंशन will remain same, तो म्यू ए और म्यू बी में ये रिलेशन दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ में। 25% ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एट जंक्शन, दिस इज जंक्शन। जितनी एनर्जी लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर हो रही थी, लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर हो रही है, उसका 25% रिफ्लेक्ट कर गया, रिमेनिंग 75% आगे ट्रांसफर हो गया है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये थोड़ा अच्छा कर देता हूं, 4 सेंटीमीटर है। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव। तो ट्राई करिए क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन, सेम मीडियम में है तो पावर का फॉर्मूला होता है हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसी को चाहें तो म्यू को, ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं या 2πf लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मीडियम सेम है तो ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ये पावर का फॉर्मूला हो गया। अब जरा देखिए, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3f होगी, क्योंकि जितनी देर में ये एक बार रिपीट हो रहा है ये 3 बार रिपीट हो जा रहा है, क्योंकि स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, लैम्डा के इनवर्स रेशियो में फ्रीक्वेंसी आएगी, इसका λ/3, f 3f। एम्पलीट्यूड 2a है तो p1/p2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर, नीचे फ्रीक्वेंसी 3f का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4/9। ये पावर का रेशियो है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। और ये मैंने कैसे रिपीट माना, c सेम है तो लैम्डा इसका λ/3 है, इसका लैम्डा है, तो फ्रीक्वेंसी f 3f, एम्पलीट्यूड दे रखे, और म्यू भी सेम है दोनों के लिए क्योंकि मीडियम सेम है। चलो क्वेश्चन 2 में स्पीड आएगी √ टेंशन बाय म्यू। टेंशन को यंग्स मॉड्यूलस इनटू एरिया इनटू स्ट्रेन इनटू एरिया, म्यू मास पर यूनिट लेंथ रो इनटू एरिया, यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁻10, स्ट्रेन 0.1% मतलब 100, डेंसिटी 2 ग्राम पर मीटर, 10⁻³ और ये 10⁻3, 0.1 1/1000, ये कट गया, 10⁻10 10�5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर 10⁻5 मीटर पर सेकेंड आया, 10⁻3 कैंसल आउट हो गया, 2 2 10⁻5। ये स्पीड, एम्पलीट्यूड दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो पहला पार्ट आ गया। एवरेज पावर हाफ म्यू सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ मास पर यूनिट लेंथ 2 ग्राम, 2 × 10⁻³ स्पीड 10⁻5, ओमेगा 100 हर्ट्ज तो 200 पाई, एम्पलीट्यूड 2 mm, 2 × 10⁻³ होल स्क्वायर। तो इसको पाई × 1000/5 लिख लो, ये 1000 10⁻³ कट जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो 10/2 × पाई स्क्वायर बाय 5 का होल स्क्वायर 25 × 2 का होल स्क्वायर 4, तो 16 पाई स्क्वायर वॉट, ऑलमोस्ट 160 वॉट के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसमें आपको ये समझना है कि जो टेंशन यहां है वही टेंशन यहां है, सीरीज में टेंशन सेम हो, इसका म्यू है तो इसका 9 म्यू होगा, और अगर यहां पे स्पीड v है तो यहां स्पीड v/3, v को बेहतर है मैं c लिख सकता हूं √T/μ से। पावर इंसिडेंस हाफ म्यू सी, और फ्रीक्वेंसी अंडरस्टूड है, फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं रिफ्लेक्शन पे, एफ स्क्वायर ई इंसिडेंट का होल स्क्वायर। पावर रिफ्लेक्टेड हाफ, अब जो रिफ्लेक्ट होके वेव आएगी वो इसी मीडियम में होगी, सोचो, तो म्यू सी ये यूज होगा,
फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन पे चेंज होती नहीं, AR²। पावर ट्रांसमिटेड, लेकिन ट्रांसमिटेड में लिखते तो म्यू की जगह 9 म्यू और सी की जगह C/3, क्योंकि समझिएगा ये मैं क्या कह रहा हूं कि ये वेव इंसिडेंट है, इंसिडेंट। अब जो रिफ्लेक्ट होके आई ये रिफ्लेक्टेड है, ये ट्रांसमिटेड है। तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट सेम मीडियम में है, इसीलिए इसका म्यू सी सेम है, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम है, एम्पलीट्यूड ये था। लेकिन ये ट्रांसमिटेड दूसरे मीडियम में जिसका 9 म्यू C/3 F² ए ट्रांसमिटेड का होल स्क्वायर। तो अगर ये हमारा 100 था तो कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हुआ? 25%। तो I0/4 रिफ्लेक्ट हुआ, 3I0/4 ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, तो हम रेशो ले सकते हैं AI²/AR² इज इक्वल टू 4/1। तो ये तो एम्पलीट्यूड का ही रेशो है क्योंकि बाकी चीजें कट गई। लेकिन जब इन दोनों को डिवाइड करते तो AI²/A ट्रांसमिटेड स्क्वायर के साथ कुछ टर्म और आते। कितना आता? ये म्यू सी है, ये 1 और 9, तो एक 1/3 और आएगा। 1 × 1 9 × 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू I0/3I0/4 4/3। तो 3 से 3 काट दो, A ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू AI/4, तो A इंसिडेंस बाय 2, A रिफ्लेक्टेड इज ऑल्सो A इंसिडेंस बाय 2। A इंसिडेंस कितना था? 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। और खास बात, एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करती अकेले, क्योंकि करती होती तो दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, दोनों की एनर्जी बराबर आती। जबकि एक की एनर्जी 75% है, एक की एनर्जी 25% है, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर है ये। ठीक है, तो क्या होगा कि पावर F²A², ये आपको हमेशा याद रहेगा इंटेंसिटी। लेकिन ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जनरली हम एक सिंगल मीडियम की ही बात कर रहे होते हैं। जैसे 2 साउंड वेव को एयर में कंपेयर करना, सेम मीडियम की बात है, तो ये म्यू सी आएगा नहीं। लेकिन जब मीडियम डिफरेंट होगा तो इसके साथ और टर्म आएंगे, म्यू सी ω²A²। ये टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। रफली यही फॉर्मूला हमारा बनेगा साउंड वेव के लिए भी। ठीक है, तो लाइट वेव में भी लगभग इसी तरह का बनेगा। तो उम्मीद है डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट डिस्कशन है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये सिंपली क्या है कि एक ही पॉइंट पे अगर 2 वेव्स मीट कर रही है, से ये वेव जा रही है, एक और वेव अगर इसी पॉइंट पे मीट करती, तो दोनों का सुपरपोजिशन हमें करना है। और सुपरपोजिशन अगर ये हमारा E sin kx माइनस ωt+5 ये है, और ये हमारा A1 A2 sin kx माइनस ωt+5 2 ये है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इन सेम मीडियम, ये पूरा डिस्कशन है। और देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और मीडियम सेम है तो स्पीड भी सेम होगी, और स्पीड भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, तो दोनों का k भी सेम आएगा, दोनों का ओमेगा भी सेम आएगा। और एक और चीज, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दरअसल समझिए सेम डायरेक्शन क्यों? क्योंकि दोनों में माइनस है, और ये हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं सो दैट ये टर्म सेम आए और ये फेजर की तरह सॉल्व हो जाए। तो ये टर्म सेम है, तो अगर हमारा A1 इधर है, A2 इधर है, ये φ1 है, ये φ2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A नेट आएगा, और A नेट कितना आएगा? A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos φ2 माइनस φ1 डेल्टा फाई।
और दिख रहा है ये डेल्टा फाई जो कि फाई टू माइनस फाई वन है, अगर इसका मल्टीपल हुआ तो ए नेट हमारा a1 प्लस a2 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज हो जाएगी 1 और a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और अगर हमारा डेल्टा फाई ऑड पाई हुआ तो ए नेट की वैल्यू a1 माइनस a2 मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ए नेट की वैल्यू a1 माइनस a2 के मॉड से a1 प्लस a2 के मॉड के बीच में आएगा. इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी a1 प्लस a2, फील करिएगा ये मैं कैसे लिख रहा हूं. ये इन दो के बीच में आएगा. ये मैंने कैसे लिखा है ये वाला टर्म कि अगर मैं इसको इंटेंसिटी से रिप्लेस कर दूं तो ये बनता ए नेट की जगह आई नेट, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो a1 स्क्वायर ऐसे लिखो ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई. ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, मीडियम सबका सेम है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ म्यू सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है. तो ये टर्म सबके लिए सेम है. तो अगर मैं ये पूरे में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा आई, ये बन जाएगा i1, ये बन जाएगा i2 और ये बन जाएगा रूट i1, ये बन जाएगा रूट i2, ये बन जाएगा कॉस डेल्टा फाई. मींस दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा सेम है, सेम मीडियम मतलब वेवलेंथ भी अब सेम आ गई, मूविंग इन सेम डायरेक्शन मतलब साइन भी सेम है, बट दे आर डिफरिंग इन एम्पलीट्यूड एंड फेज. तो एम्पलीट्यूड और फेज में दोनों में डिफरेंस है. दोनों का सुपर इंपोजिशन करूंगा तो अगर इन दोनों का, फील करिए, अगर इन दोनों का गैप 2 पाई हो गया मतलब ये फंक्शन हो गया आइडेंटिकल. तो ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, एक वेव ऐसी थी और दूसरी वेव भी ऐसी ही है, एक साथ मैक्सिमा एक साथ मिनिमा, तो एम्पलीट्यूड डायरेक्ट जुड़ गए. डिस्ट्रक्टिव क्या है, एक वेव ऐसी थी एक वेव ऐसी, तो जब एक का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा तो ये डिस्ट्रक्टिव ये कंस्ट्रक्टिव. तो ये हमारा इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम, मीडियम सेम, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सो दैट ये टर्म सेम आ जाए. तो अब ये फाई 1 फाई 2 के फेजर बनाएंगे. हाँ, और अगर ये आपको डेल लिखना होता तो डेल वही हम पुराने तरीके से, तो ए नेट का अगर फंक्शन लिखते तो ए आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, ये बन जाएगा. और डेल क्या है, a2 का साइन फाई 2 प्लस a1 का साइन फाई 1 बाय दोनों के कॉस टेन इनवर्स में, जो हम निकालते थे पहले. और फील करिए ये टर्म और ये टर्म सेम लिखा है इसी तरह का जैसे ये. ठीक है. अब ये फेज डिफरेंस कैसे आएगा, ये सब क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल बस समझिए आपको दो वेव्स किसी पॉइंट पे एक साथ मिल रही हैं, दी हैं, उनका फेज डिफरेंस गिवन है, तो आप उनके एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की वैल्यूज बता सकते हैं. ठीक है. न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें. एग्जाम्पल 1, मान लीजिए एक वेव होती y1 इज इक्वल टू 2 साइन पाई एक्स माइनस पाई बाय 3t प्लस पाई. y2 होती 5 साइन पाई एक्स माइनस पाई बाय 3t प्लस 5 की जगह 4 कर दे, क्या कर दूं, 6 कर देता हूं, साइन पाई टी प्लस 2 पाई बाय 3. ठीक है, चलेगा, ये थी. और चलो एक और दे देता हूं, y3 इज इक्वल टू 5 साइन पाई एक्स माइनस पाई बाय 3t प्लस टेन इनवर्स 3 बाय 4. ये था. फाइंड रिजल्टेंट वेव. पहला एग्जांपल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो ये हमारा SHM जैसा ही हो गया, ये टर्म तीनों के सेम है.
एक का फेज पाई 2π/3 tan इनवर्स 3/4, तो ये हमने स्टैंडर्ड बनाया और स्टैंडर्ड हमने लिया sin πx माइनस π/3t, ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। इससे पाई आगे हमारा 2 है, पाई आगे, इससे 2π/3 आगे, सभी साइन में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कॉस में भी हो सकते थे, जैसे मान लो ये कॉस होता, ये होता, तो हम इसको सुधारते, 6 साइन वही बनेगा, मैंने इंटेंशनली ऐसा लिया, प्लस π/2 प्लस π/6 2π/3, कॉस को साइन 90 प्लस थीटा करके ये बना दी, सभी का साइन है। अब ये लेंथ कितनी है हमारी 6, तीसरी लेंथ हमारी है 5, 37 डिग्री पे, ये 60 डिग्री है, तो 5 का 37 4 और 6 का 30 60, 3 और 2 5, ऊपर न्यूमरेटर में गंदा बनने वाला है, 3√3, 5 का 3, 4 और 5 का 1, ये बना, तो ए नेट हमारा आ गया ये, एंगल आ गया ये, तो रिजल्टेंट हमारा कितना आया, ए नेट हमारा आया 3√3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 3√3 का होल स्क्वायर 27, 9, 1, 18√3, 37 प्लस 18√3, ये आया, ये एम्पलीट्यूड है। लेकिन फंक्शन अगर लिखना है तो 37 प्लस 18√3 साइन ऑफ πx माइनस π/3t, और फेज एंगल कितना है ये, तो π/2 प्लस tan इनवर्स, π/2 प्लस tan इनवर्स कितना 1/3√3 प्लस 3, ये एक्सप्रेशन है। तो ये हमारा रिजल्टेंट, 3 वेव का रिजल्टेंट एक सिंगल वेव है, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ऑफ सेम वेवलेंथ, बट डिफरेंट फेज, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में सेम फ्रीक्वेंसी वाली एसएचएम का समेशन एक एसएचएम होता था, सही वेव्स में सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम डायरेक्शन, एक और रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज माइनस और प्लस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें ये चीज तीनों में सेम चाहिए, तभी तो फेजर यूज कर पाएंगे। तो तीनों का रिजल्टेंट इज yet another wave of same frequency, same wavelength, different phase and different amplitude। ये एग्जाम्पल 1 था, एक और एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल 2, 2 waves of intensity, same frequency and intensities 9 watt per meter square and 25 watt per meter square interfere. Find resultant intensity at constructive interference at destructive interference phase difference is 2π/3. Second, find phase difference if resultant intensity is 12 watt per meter square। ये था क्वेश्चन। चलो तो देखते हैं। अब देखिए 9 वाट पर मीटर स्क्वायर और 25 वाट पर मीटर स्क्वायर, पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटेंसिटी डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगी, कि आप इंटेंसिटी कहो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 34 हो गई, मिनिमम इंटेंसिटी 16 हो गई, गलत है। एम्पलीट्यूड डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड मैं 3a कहता हूं, इसका एम्पलीट्यूड 5a कहता हूं, क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी सब सेम है। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 3a का होल स्क्वायर
इज 9, 5a का होल स्क्वायर इज 25, तो a का होल स्क्वायर इज 1। ये है। तो एम्पलीट्यूड डायरेक्ट जोड़ेंगे क्योंकि फेजर एम्पलीट्यूड में बनेगा। एक 3a का फेजर है, एक 5a का फेजर है, तो मैक्सिमम जुड़ सकते थे तो कितना आता 8a का फेजर, घट सकते थे तो कितना आता 2a का। तो ये डिस्ट्रक्टिव वाला है, ये कंस्ट्रक्टिव वाला है। लेकिन पावर या इंटेंसिटी इसके स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो इंटेंसिटी अगर लिखते तो 8 का स्क्वायर 64i, 64a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 64 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी ये है, तो 2 का स्क्वायर 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब डेल्टा फेज 2a/3 है। वंस अगेन हमें एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो 3a और 2a 5a के बीच में, क्योंकि फेजर एम्पलीट्यूड के लिए बनते हैं, इंटेंसिटी के लिए नहीं, तो एम्पलीट्यूड सोचा, फेजर बनाया, कितना है एंगल 2π/3। तो रिजल्टेंट के लिए आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर 5a का होल स्क्वायर 2 इंटू 3a इंटू 5a इंटू कॉस 120 जो कि -1/2 है। तो ये कितना बना 9a स्क्वायर 25a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर अंडर रूट 19a स्क्वायर। तो a नेट हमारा आया रूट 19a, तो आई नेट हमारा आया 19a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और a स्क्वायर मतलब 19 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो तरीका क्या था, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया रूट 19a स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी आई रूट 19 वॉट। आप इंटेंसिटी का सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते थे, आई नेट इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कॉस डेल्टा 5। तो i1 कितना है 9, i2 कितना है 16, 2 रूट i1 3 रूट i2 4 कॉस डेल्टा 5 -1/2। ठीक है, 16 और 9 कितना 25 और 12, ये आंसर बदल क्यों गया, आई नेट 3a 5a, क्योंकि ये i2 की वैल्यू 25 थी, सॉरी i2 की वैल्यू 25 है, ये 5 है। अब ठीक है, तो ये बन गया 9 + 25 - 10 इट इज 19। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। लास्ट क्वेश्चन में पूछा है फेज डिफरेंस कितना आएगा, तो हम फिर से इस बार फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कॉस डेल्टा 5। आई नेट कितना है 12, ये कितना है 9, 25 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस डेल्टा 5। ठीक है, तो ये बना 25 और 9 34, नेगेटिव आया 34 - 12 22 बाय 30 कॉस डेल्टा 5 की वैल्यू -11/15। तो डेल्टा 5 कॉस इनवर्स -11/15, इसी को पाई माइनस कॉस इनवर्स 11/15 लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स नेगेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, और ये आपने अंदाज लगा लिया होगा कि इंटरफेरेंस कुछ और नहीं, सिंपली स्केलर समेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ये स्केलर समेशन है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसे बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक पल्स थी, एक पल्स इधर से आ रही है और एक पल्स ऐसे आ रही है, ये दो पल्स ऐसे आ रही है। ठीक है, इनके बीच में गैप मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, सो दैट आपको इंटरफेरेंस की मीनिंग समझ में आ जाए। और ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है, आसान करता हूं, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड लेता हूं। ठीक है, अब देखिए पूछा होता स्नैपशॉट एट
टी, ये t इक्वल टू 0 की फोटो है एट t इक्वल टू 3, एट t इज इक्वल टू 3.5, t इज इक्वल टू 4, एट t इज इक्वल टू 5। अच्छे से समझिएगा, बस ये सुपरपोजिशन है, ठीक है। तो एक डिस्प्लेसमेंट यहां से जा रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट यहां से जा रहा है, दोनों डिस्प्लेसमेंट कंबाइन होंगे, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड में 3 यूनिट ये 3 यूनिट ये, तो 3 सेकेंड में तो इंटरफेरेंस आ ही नहीं पाया, सोचो, क्योंकि ये तीन जस्ट मीट करना चालू होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3.5 सेकेंड में 3.5 सेकेंड में ये आधा सेंटीमीटर आगे, वो आधा सेंटीमीटर अंदर, तो ये आधा सेंटीमीटर आगे, वो आधा सेंटीमीटर अंदर, तो फील करिए कि ये कुछ ऐसे बनेगा, सोचो, ये दो सुपरपोजिशन ऐसे बनेंगे। एक येलो कलर बना देता हूं, एक का कलर मैं ले लेता हूं, ये इस तरह का, ये दो वेव ऐसी बनेंगी, लेकिन हम जानते हैं कि एक साथ ये आखिरकार रस्सी है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ये पॉइंट इधर और इधर दो जगह एक साथ नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा रिजल्टेंट में, मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, जो आंसर आएगा, तो रिजल्टेंट बनेगा, इसने कहा हाइट 0, इसने कहा हाइट 1, तो हम बात मान ली, दोनों को जोड़ दिए, इसने कहा हाइट 1, इसने कहा मेरे पास भी हाइट है, दोनों जोड़ो, ये ठीक है, इसने कहा मेरी भी हाइट 1, मेरी भी हाइट 1, और इसके बाद यहां हाइट 0, ये 1 यूनिट, सो दैट मैं ये हाइट समझा सकूं, ये 1 है, ये 2 है, ये लेंथ 1 थी, ये लेंथ कितनी है, 2 थी। दरअसल सेकंड का स्नैपशॉट ऐसे दिखेगा, समझिए कैसे कर रहा हूं मैं। ये दो वेव बनाई, एक वेव हमारी ये है, ठीक है, सॉरी मैं कुछ डॉटेड लेता हूं, एक वेव ये थी और दूसरी वेव हमारी ऐसी थी। मुझे इन दोनों हाइट को जोड़ना है, दो फंक्शन को ऐड करना है। आपने शायद मैथ्स में कर रखा होगा f प्लस जी के ग्राफ बनाना, तो ये f ऑफ एक्स है, g ऑफ एक्स है, इनका समेशन का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ का हम इंटरवल तोड़ते, तो इस इंटरवल में ये वाली पिंक कलर की लाइन है ही नहीं, येलो कलर की लाइन है, यहां पे कोई भी नहीं है। अब यहां देखिए पिंक कलर की लाइन और येलो कलर की लाइन को ऐड करना है, तो पिंक कलर में ये हाइट जोड़नी है, तो पूरा का पूरा ये ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, तो पूरा का पूरा ये ग्राफ ऊपर, और ये हाइट 1, पिंक कलर की भी हाइट 1, येलो की भी हाइट 1, ओवरऑल हाइट 2 हो गई। इसके बाद येलो के पास तो कुछ है नहीं, जो है पिंक के पास है। एक मिनट, मैंने फिगर में एक ऐसे जंप नहीं बनाया, तो एकदम से वैल्यू 0 आएगी और ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा 0 क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जब आप निकालते तो येलो वाले की हाइट 0 आती, पिंक वाले की हाइट 1 आती। तो ये आपका मैथ्स का केस है, आपको जैसे सोचना है सोच लीजिएगा, ठीक है। तो ये बना सेकंड का आंसर है। चलो थर्ड का आंसर, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये भी 4 यूनिट, वो भी 4 यूनिट, तो ये वाला यहां पहुंच जाएगा, ये वाला यहां पहुंच जाएगा, मतलब 4 यूनिट मूव करेगा, तो ये तो क्रॉस ही नहीं की। मतलब ये कैसे बन गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया थर्ड केस में। और फोर्थ केस में 5 सेकेंड पे तो ये और आगे निकल गया, 5 सेकेंड पे ये। खास बात ये है कि इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो इस तरह है, देखिए ये दोनों वेव आई ओवरलैप की, इसके बाद ये वेव आगे निकल गई, ये वेव आगे निकल गई, बीच में कुछ देर के लिए शेप डिस्टॉर्ट हुआ है, लेकिन आफ्टर द शेप गेट्स डिस्टॉर्टेड
ये ऐसे निकल गए मानो कुछ हुआ ही ना हो, मतलब ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये अपना आगे निकल गया, ये अपना पीछे निकल गया, इंटरफेरेंस बीच में कुछ देर के लिए हुआ था। हालांकि ये पिछला वाला इंटरफेरेंस जो बात कर रहे हैं वो नहीं है, वो क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में था, साइनसोइडल वेव की बात कर रहे थे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रोल था। ये तो बस मैंने एक जनरल इंटरफेरेंस बनाया कि अगर दो वेव एक ही स्ट्रिंग में सुपर इंपोज करती हैं तो आफ्टर सुपर इंपोजिशन वो इस तरह निकल जाएंगी मानो कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। इसका सबूत देने के लिए, हाँ बीच में डिस्टॉर्ट जरूर होंगी, तो इसका सबूत देने के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो देखिएगा उस वीडियो में आपको यही चीज फील होगी। बस वहां हम साइनसोइडल बनाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकली रस्सी में स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव नहीं बना सकते, ये तो बस क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, ठीक है, और एक सिमुलेशन की लिंक भी दूंगा जिस लिंक में आपको ये इंटरफेरेंस समझ में आएगा, ठीक है, कि टेम्परेरी बीच में कुछ हुआ था, उसके बाद दोनों निकल गए। इवन इसी में आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर दो वेव ऐसी आ रही होती तो बीच में एक केस ऐसा आता जब ये ऐसा बन जाता, मतलब डिस्टरबेंस गायब हो जाते, सोचो, लेकिन ये गायब होंगे नहीं, ये वापस से इधर, ये वापस से इधर निकल जाएगा। ये भी आपको सिमुलेशन में कुछ हद तक समझ में आएगा। ये तभी आता जब एम्पलीट्यूड सेम है, हमने एम्पलीट्यूड शायद डिफरेंट रखे हैं, एनीवे तो बीच में गायब होता तो इनकी एनर्जी प्योरली काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती, क्यों, सभी मीन पोजीशन पे। उसके बाद ये अपना आगे चला जाएगा, ये अपना आगे चला जाएगा। तो एक तरीके से डिस्टरबेंस के पास अपनी एक मेमोरी है, ठीक है, जो मेमोरी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। चलिए देखिए, वेव्स टॉपिक शुरू करने से पहले एक मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो हमने स्लो मोशन में रिकॉर्ड किया था, स्लिंकी में हम वेव बना रहे हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूं कि यहां से एक डिस्टरबेंस इस तरह का दूंगा और आप देखिएगा वो डिस्टरबेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाता जाएगा। तो देखिए मैं इसको रन करता हूं, ये देखिए डिस्टरबेंस दिया, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे आप, मैंने यहां पॉज किया, यहां आपको बस ये दिखा रहा हूं कि यही डिस्टरबेंस ऑब्वियसली थोड़ा एम्पलीट्यूड गिरा होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन है, ये मैं फ्लोर पे कर रहा हूं तो एम्पलीट्यूड गिरा, लेकिन ऐसा है कि वही स्नैपशॉट आगे की तरफ ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं। ये मोशन कुछ ऐसी है, ठीक। तो मैं अब इसको फिर से रन करके दिखा देता हूं। अब देखिए जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगा तो इसका शेप देखिएगा, ये देखिए ये पलट गया, पहले मैक्सिमम ऊपर की तरफ था, अब नीचे की तरफ है, ठीक है। एक से ज्यादा डिस्टरबेंस अगर हम देते हैं तो देखिएगा ये मैंने एक मैक्सिमा मिनिमा दोनों मिला के दिया, तो एक साइन वेव की एक पल्स आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। मींस ये कैसा था कि हमने डिस्टरबेंस इस हाथ को ऊपर ले गए, नीचे ले गए और इधर, तो यहां जो डिस्टरबेंस बना वो इस तरीके से ये आगे जा रहा था। आगे जाके जब लौटा तो ये प्लस और ये माइनस ये पलट गए, ये इस तरह। लेकिन क्या था, नीचे फ्लोर पे करने की वजह से फ्रिक्शन इतना था कि एम्पलीट्यूड अच्छा खासा कम हो गया था। तो अब आप देखिएगा इसी को, तो हल्का सा पीछे ले लेते हैं, यहां से इसको साफ कर देता हूं, अब प्ले करता हूं, तो ये फील करिएगा ये साइन वेव बनी, एम्पलीट्यूड कम होता गया, ये वापस उल्टा साइन वेव आया है लेकिन एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट यहां 0 हो गया। तो ये हम ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट दे रहे थे इस डायरेक्शन में। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टरबेंस, तो ये देखिए कंप्रेशन की पल्स आगे जा रही है, रिफ्लेक्ट भी हुई है, तो ये देखिए किसी स्पीड से कंप्रेशन की पल्स ये मूव कर रही है। तो ये वेव का प्रोपेगेशन है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों ही वेव इसके अंदर क्रिएट की जा सकती है, ठीक।
अब हम अगला डिस्कशन इसमें जो करने वाले हैं वो है कि एक वेव हम इस तरफ से जनरेट करेंगे, एक वेव हम इस तरफ से जनरेट करेंगे, और हम इन दोनों वेव्स का सुपर इंपोजिशन देखेंगे। खास बात यह है कि जब ये दोनों वेव सुपर इंपोज होंगी तो इनका रिजल्टेंट, जैसे एक वेव इधर आई, दूसरी वेव भी इधर आ गई, तो इनका कुछ रिजल्टेंट बनेगा। रिजल्टेंट बनने के बाद ये वेव एज इट इज आगे निकल जाएगी, वो एज इट इज आगे निकल जाएगी। ये सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि ये वेव जा रही है, ये वेव जा रही है, बीच में ओवरलैप का जोन आएगा, तो कंबाइंड इंटरफेरेंस कुछ बनेगा। उसके बाद ये वेव इधर निकल जाएगी, ये वेव इधर निकल जाएगी। तो आगे का वीडियो देखेगा तो आपको ये इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आएगा। वंस अगेन स्लो मोशन है, इट विल टेक सम टाइम टू बिगिन। एक डिस्टर्बेंस, ये दूसरा डिस्टर्बेंस। इसी को मैं फिर से थोड़ा सा प्ले करके दिखा रहा हूं। यहां से हम डिस्टर्बेंस भेज रहे हैं, यहां पॉज कर रहा हूं। देखिए, एक डिस्टर्बेंस ये था, एक डिस्टर्बेंस हमारा यहां पर था, ये दो डिस्टर्बेंस थे। ये दोनों कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद ये येलो वाला ऐसे निकल जाएगा और ये लेफ्ट ब्लू वाला ऐसे निकल जाएगा। एम्पलीट्यूड दोनों के डिफरेंट दिख रहे हैं। देखिए, यहां एम्पलीट्यूड कम है, यहां एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो जब ये सुपर इंपोज होंगे उसके बाद आपको ये वेव कम एम्पलीट्यूड की आगे जाते हुए दिखेगी, ये बड़े एम्पलीट्यूड की इधर जाते हुए दिखेगी। मींस आफ्टर इंटरफेरेंस ऐसा लगेगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये अपना अलग आगे निकल गया, ये अपना आगे निकल गया। तो देखिए, ये देखिए, बड़े एम्पलीट्यूड वाली वेव ये है, छोटे एम्पलीट्यूड वाली वेव ये है। ठीक, तो मैं अब ये क्लियर करके आपको फिर से एक बार पीछे करके दिखा देता हूं, सो दैट आपको अब विजुलाइज हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देख लीजिए, छोटे एम्पलीट्यूड लेफ्ट से बड़े एम्पलीट्यूड की वेव आ रही। ये इंटरफेरेंस था। एक साथ दो डिस्टर्बेंस एक पॉइंट पे पहुंचना, उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पिछले वीडियो से आपको हिंट मिल जाएगी, रिफ्लेक्शन एट क्लोज्ड इन, क्लोज्ड और फिक्स्ड इन। और फिक्स्ड इन से रिफ्लेक्शन चेंज होगा तो फेज
चेंजेस बाय पाई। मीन्स ये अगर रिजिड एंड से आके टकराया तो वापस जो आएगा वो कुछ इस तरह वापस आएगा। ऐसे सिग्नल जा रहे थे, लौट के इस तरह सिग्नल आ जाएंगे। ठीक है, और शायद इससे आपको शेप उतना अच्छे से समझ में ना आए, ऐसे बनाऊंगा तो शेप समझ में आएगा कि ये ऐसे भी पलटेगा। सोचिए, ये वर्टिकल लाइन पहले तो वर्टिकल लाइन बाद में, तिरछी लाइन बाद में आई तो तिरछी लाइन यहां भी बाद में आएगी। तो सॉरी, वर्टिकल लाइन ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ही आई, तो ये साइडवेज तो ये रिफ्लेक्ट होता, वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड, और ओपन एंड में फेज डजंट चेंज, और फेज डजंट चेंज मींस अगर डिस्टरबेंस हमारा ऐसा होता तो ये, सॉरी, ओपन एंड का रिप्रेजेंटेशन है, या तो इस एंड को ऐसे खोल दो या इस पे ये ओपन एंड का, मतलब यहां पे एक मासलेस रिंग हम लगा देते हैं, ये ओपन एंड का रिफ्लेक्शन, मतलब यहां पे कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है, ओपन बाउंड्री है। तो यहां से अगर सी से जा रहा है तो यहां सी से वापस आएगा। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन पे ये पाई का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड पे पाई का चेंज आप सोच सकते हैं कि हम डिस्टरबेंस दे रहे थे ऊपर की तरफ, इस पॉइंट ने कहा मुझे नहीं हिलना, हमने कहा हम तो डिस्टरबेंस दे रहे हैं, इस पॉइंट ने कहा मुझे नहीं हिलना, तो हमने कहा हमारे इस डिस्टरबेंस को कैंसिल करो। तो इस डिस्टरबेंस को काटने के लिए इसने एक हाइपोथेटिकल वेव इस तरह बना रखी है, मतलब जब ये वेव इधर आएगी, ये वेव इधर आएगी और दोनों वेव कट जाएंगी इस पॉइंट पे, और कैंसिल होने के बाद ये वेव आगे निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन वहां पाई का चेंज नहीं हुआ, वहां एज इट इज वेव ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन में चेंज होता है फेज का। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि रिजिड एंड में क्या है और ओपन एंड में क्या है। ठीक है, इसकी मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है कि कैसे ओपन एंड में ये चेंज आएगा, तो ये मैं फिलहाल अभी नहीं बता रहा हूं, हो सकता है बाद में जब मैं रिव्यू लूं टॉपिक का तब आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि रिजिड एंड पे तो कॉमन सेंस से समझ में आता है, ओपन एंड पे कॉमन सेंस नहीं लगता। तो आप जो मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया उससे आप याद रखिए कि ओपन एंड पे चेंज नहीं आएगा, रिजिड एंड पे चेंज आ जाएगा। ठीक, चलो ये 3 क्वेश्चन है। पहले में स्ट्रिंग हैविंग म्यू नहीं, ये डेंसिटी है, सॉरी, यूनिट के हिसाब से। लीनियर मास डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हैज 2 वेव्स इन इट, y1 और y2 ये दोनों वेव्स एक साथ उस स्ट्रिंग में हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया क्या आएगा। अगले क्वेश्चन में 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज I0 एंड 4I0 इंटेंसिटी इंटरफियर कर रही हैं, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन 3 में शेप ऑफ वेव्स आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन ओपन एंड है, एक रिजिड एंड है, तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद शेप क्या आएगा। ठीक, चलो सॉल्यूशन देखिए। पहले क्वेश्चन में फेजर बनाएंगे तो दोनों ही 2 लेंथ के हैं, एक तो साइन है, एक कॉस में -π/6, तो ये π/3 आ गया, तो रिजल्टेंट इसका 2√3 आ जाएगा, ये π/6 आ जाएगा, तो y नेट विल बी 2√3 mm sin πx माइनस π/100t प्लस π/6। पूछा नहीं, हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड से मतलब है, ये ए नेट, तो पहले का ए नेट आ गया 2√3 मिलीमीटर। अब हमें चाहिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो पावर थी 1/2 म्यू सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, हाफ म्यू बाय एरिया सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और मास पर यूनिट लेंथ को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो इट विल बिकम डेंसिटी, तो रो सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, हाफ रो डेंसिटी 2 इंटू 10 2 इंटू 10 पे -3 10 पे -6 10 पे 3। सी स्पीड, स्पीड यहां से मिल जाएगी, वेवलेंथ है 2 मीटर, एक्स में 2 का चेंज करूंगा रिपीट हो जाएगा, टी में टाइम पीरियड 200 सेकेंड, अजीब सा डेटा है, चलो चलेगा। टाइम पीरियड कितना है, टी सेकेंड्स में है तो 200 सेकेंड,
तो c की वैल्यू 2/200 10 पे -2। ओमेगा, t का कोइफिशिएंट ही ओमेगा है, π/100। एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वाला एम्पलीट्यूड कितना था, 2√3 इंटू 10 पे -3 होल स्क्वायर वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन 2 वेव्स ऑफ, ये बड़ा टप्पा सा, इसका a है, इसका 2a है, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट 3a, 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, 9i0। मिनिमम 4 2a और a का डिफरेंस a का होल स्क्वायर i0। ये इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन में 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, तो पहली रिफ्लेक्शन पे ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो पलटेगा लेकिन ऐसे नहीं पलटेगा। दूसरी रिफ्लेक्शन पे दोनों तरफ से पलट जाएगा। तो दूसरी रिफ्लेक्शन पे ये ऐसे भी पलटेगा और ऐसे भी पलटेगा। सोचो, ये दूसरा आएगा तो एक कर्व पार्ट लौट के पहले आ जाएगा, लेकिन ये ऐसे पलट जाएगा। ये इसका फाइनल शेप होगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगली क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकली काफी अच्छी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग वेव्स।